दोस्तों नमस्कार। आज 13 अगस्त 2023 है और आज का समसामयिक घटना लेके आपके सामने हम उपस्थित हैं। तो हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ क्या है तो ये देख लीजिए, रविदास जी हैं। ये बरतुमा सागर, ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में बरतुमा एक जगह है, वहीं पे रविदास जी का जो है ये मंदिर का आधारशिला रखे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और 100 करोड़ का ये आधारशिला रखने की बात हो रहा है। बरतुमा में करेंगे। ये बरतुमा कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का तो मुख्यमंत्री जानते हैं शिवराज सिंह चौहान है। और आज ही के दिन जो है 13 अगस्त आपका 1936 ईस्वी को यह हमारे जो है, पहले हम लोग बोलते हैं ना भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं, जिसको मैडम भिकाजी का माँ, जो आपका स्टुटगार्ट जर्मनी में झंडा फहराई थी। ठीक है, आपका कितना 7वां आपका इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, तो उसकी बात करेंगे। और पाकिस्तान में अभी आपको पता होगा इमरान खान पर तोशाखाना वाला केस हुआ, और वहीं पे पाकिस्तान का जो आपका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उसने क्या किया है ना कि अपना वहां पे लोकसभा भंग कर दिया है समय से पहले, और जो है वो उसको ये देख रहे हैं, ये अनवरुल काकड़ है, इसको जो है आपका तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चलिए अगला चलिए। उसके बाद हम लोग का क्या है, आपको पता है कल जो है चेन्नई में खेला जा रहा था। भारत ने चौथी बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जीता है, मलेशिया को हरा करके। ठीक है, तो इसके बारे में करेंगे। ये चौथी बार जीता है भारत के साथ, बहुत उपलब्धि है। और देखिए इसरो जो है, इसरो के साथ मिलकर के नीति आयोग एक जो है प्रोग्राम चला रही है, जो स्कूली बच्चा 5 क्लास से 12 साल के जो भी बच्चा होंगे वो मिल करके इसरो में जाके वहां पे अपना अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद गृह मंत्रालय ने जो है अभी आदमी को जो है सबसे अधिक जो है सीबीआई का और एनआईए के लोगों को कुछ पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 140 आदमी के करीब के बारे में बात कर। उसके बाद हर घर तिरंगा होगा। हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2022 से ही हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये सारा हमारा सार संग्रह है, ये सारा चीज आज होने वाला है आपके सामने। आपको पता चल गया होगा हाईलाइट किया क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन बताना इशू नहीं करता, क्वेश्चन के बारीकी इतना इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन तो बहुत सारा होता है, उसके इंपॉर्टेंट को समझ के, महत्व को समझ के पढ़िए, तो आपका करंट का क्वेश्चन कहीं ना कोई एग्जाम में आपका लड़ना ही लड़ना है। तो उसका इंपॉर्टेंस समझिए, इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि संत रविदास मंदिर का आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पे रखा गया है। तो आपको ये जानना है, अभी आपको बोले कि संत रविदास हैं। ठीक है, संत रविदास हैं, ये मध्य युग के समय, मध्यकाल में जो है ये क्या थे, ये एक जो है मध्यमार्गी थे। ठीक है, और ये जो है इसके गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद का नाम सुने होइएगा आप लोग बढ़िया से। दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत में जो आपका प्रचार प्रसार किया तो रामानंद ही किए थे। ठीक है, तो रामानंद के कितने 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में देखिए कहा जाता है कि रामानंद का शिष्य जो है ये कबीर के शिष्य थे, मगर ऐसा नहीं है। कबीर ही बोले थे कि आप अपना शिष्य किसको, रामानंद को मानिए। और ये जो है किस जाति के थे, ये थोड़ा जाति को लेके विवाद में रहते हैं, इसी को थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो है चमार जाति के थे, जिसको हम लोग चर्म कर्मकार बोलते हैं। ठीक है, शूद्र कहते हैं, उस जाति के थे। और रामानंद के 12 शिष्यों में एक शिष्य थे। और इसका जो है ये रविदास का शिष्य आपका मीराबाई, आप नाम सुने होइएगा मीराबाई का नाम सुने है ना। मीराबाई राजस्थान की जो है राजा भोज की पत्नी थी। राजा भोज की मृत्यु के बाद जो है कृष्ण भक्त बन गई थी, और ये इसी को अब रविदास को अपना गुरु मानी थी। ठीक है, और ये आपका मेवाड़ राजा था। मेवाड़ राजा कौन? राजा भोज। और ये राजा भोज किसका बेटा था? राजा भोज के बारे में जानते हैं कि नहीं? राजा भोज किसका बेटा था? ये जो है आपका मेवाड़ का राजा राणा सांगा का बेटा था। किसका? राणा सांगा का बेटा था। ठीक है, बहुत बार पूछ देता है कि मीराबाई का गुरु का नाम क्या था, तो रैदास था। इसी रैदास का जो है मंदिर का आधारशिला मोदी जी कहाँ पे रख रहे हैं? मध्य प्रदेश में रख रहे हैं। ठीक है, कौन सा जिले में? तो सागर जिले में। कौन सा जिले में कहिएगा? सागर जिले में कहिएगा। ठीक है, सागर जिले में आधारशिला रख रहे हैं। कितना करोड़ रुपए का? तो 100 करोड़ रुपए का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का जो है आधारशिला रख रहे हैं मध्य प्रदेश में, सागर जिले का जो है शिष्य थे। तो क्या कहिएगा? रामानंद का। अगर रामानंद नहीं मिलेगा तो कबीर भी मार सकते हैं। और ये जो है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो यही रैदास का था। और ये मीराबाई का पति का नाम राजा भोज था। राजा भोज कौन था? तो राणा सांगा का बड़ा बेटा था। कहिएगा कि कौन सा वंश का था? क्या कहिएगा? आप मेवाड़ कहिएगा। ठीक है, मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, ये बात आप जानते चलिए। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, ये फोटो आपके सामने है, थोड़ा आप देख लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश का तो मुख्यमंत्री जानते हैं शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ का जो है राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल है। ठीक है, मंगू भाई पटेल है, ये जानते चलिए। मंगू भाई पटेल जो है क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के विधानसभा सीट कितना है?
तो कल लो आप लोग को शायद हम बताए थे कि नहीं बताए थे शायद 230 को जो है विधानसभा सीट है और 29 को कितना है, 29 को लोकसभा सीट है। ठीक है, ये याद करते चलिएगा। देखिए ये सब बताने का ये चीज़ है कि आपको वहाँ के बारे में, वहाँ के जनसंख्या के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको आकलन मिल जाएगा कि इतना लोकसभा विधानसभा सीट है तो कितना जनसंख्या हो सकता है, कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, ये तो इसी वजह से बताने का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। 11 को क्या है आपका राज्यसभा सीट है। ठीक है, 11 को राज्यसभा सीट है, 230 को आपका विधानसभा सीट है। और मध्य प्रदेश में जानते हैं मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किसको कहते हैं, नर्मदा नदी को कहते हैं, अमरकंटक चलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी आपका 2 उत्सव भी हमारे राष्ट्रपति जाके मनाई हैं। ठीक है, था ना, एक उत्कर्ष और एक उन्मेष, ये 2 था, उत्कर्ष और उन्मेष, ये याद रखिएगा। ये साहित्य का मनाई थी अभी भोपाल में। ठीक है, ये सब चीज जानते चलिए। उत्कर्ष और उन्मेष किया था। ठीक है, उन्मेष और उत्कर्ष ये दोनों जो है आपका मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में। ठीक है, भोपाल में जो है ये दोनों का साहित्य, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य आपका उद्घाटन किया गया है अभी आपके भोपाल में। ठीक है ना, ये सारा चीज है। और उसके बारे में क्या जानिएगा, और इसके बारे में जानने का तो मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ की संख्या है आपका। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है बाघ के लिए अपना आइकन जो है माधव नेशनल पार्क जो है वो खुल, ये उसका जो है लोगों बात कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा कुछ है, बट जानते चलिए, इतना सारा चीज आपके लिए है तो इसको समझ जाइए। याद नहीं भूलिएगा, मीराबाई का गुरु कौन थे, तो रविदास थे। रविदास का जो है कहाँ पे आधारशिला रखा गया है, तो मध्य प्रदेश के कहाँ पे, सागर जिले में। सागर जिले के कहाँ पे, तो बरतुमा में। बरतुमा भी याद रखेगा, कहाँ पे याद रखेगा, बरतुमा में। बरतुमा कहाँ लिखेंगे आपको, यहाँ पे लिख दीजिए बरतुमा। ये कौन सा जगह है, बरतुमा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये सागर जिले में है। ठीक है ना, ये सागर जिले में। सागर जिला कहाँ पे है, तो एमपी में है, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, मैडम भिकाजी कामा कार्ड में कब तिरंगा फहराई थी। ये बात आपको सारे आज ऐसा कहिएगा कि हिस्ट्री पढ़ाने आ गए, हिस्ट्री पढ़ाने नहीं आए सर। आज जो है, आज का दिन जो है कितना है, 13 अगस्त है। कितना है, 13 अगस्त है, 13 अगस्त है। ठीक है, और 13 अगस्त 1936 को, कब, 1936 को आज ही के दिन जो है मृत्यु हुआ था हमारे भिकाजी कामा का। और भारतीय क्रांति का क्या जननी कहते हैं, इस वजह से इसको जानना थोड़ा जरूरी है। तो इसका आप कहिएगा कि ये जन्म कब ली थी, तो ये जन्म ली थी आपका 1861 में, ये जानते चलिए। और कहाँ पे, मुंबई में लिया था। बम्बई, उस टाइम का बम्बई होता था। ठीक है, अभी का मुंबई है। आपको पता है 1960 में जो है गुजरात, 1960 में गुजरात जो है, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गया था। उसके बाद दोनों अलग अलग स्टेट हो गया। उससे पहले बम्बई ही कहा जाता था। ठीक है, जिसका जो है मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। ठीक है ना, तो वही की थी ये। और ये जो है दादा भाई नौरोजी का सचिव भी रह चुकी है। तो इसी का है, इसी के बारे में आपको हम थोड़ा बताना चाहते हैं। सुनिए, ये जो है सबसे पहले तिरंगा फहराने वाली थी, सबसे पहली बात। और ये जो है दादा भाई नौरोजी का क्या सचिव भी थी, पहली बात है। और ये जो है आपको पता है श्याम जी कृष्ण वर्मा को जानते हैं, वीडी सावर को जानते हैं, लाला हरदयाल को जानते हैं ना। ये लोग क्या थे, ये लोग क्रांतिकारी विचारधारा के थे। लंदन में जाके उन लोग से भी ये मिली थी 1906 में। कब, 6 में वहाँ पे जाके। और श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन हाउस का स्थापना 1905 में करते थे लंदन में, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, वहीं पे गए थे वीडी सावरकर जी उसी से मिलने के लिए। तो यहीं पे जो है ये कई देश का भ्रमण, अमेरिका गई, कनाडा गई, पेरिस फ्रांस गई, उसके बाद जर्मनी गई, इंग्लैंड गई, ये बहुत जगह गई। ठीक है, और ये बम्बई की रहने वाली थी। ठीक है, और ये इसका उपलब्धि क्या है ना, 1907 में जो है जर्मनी में विश्व कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हो रहा था। विश्व कांग्रेस का क्या, विश्व कांग्रेस का क्या कहिएगा, विश्व कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हो रहा था। 7वां अधिवेशन में जो है हम लोग का भारतीय झंडा को क्या की, वो वहां पे फहराई थी। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फहराने वाली महिला क्या कहिएगा, ये हमारा मैडम भिकाजी कामा। कहाँ पे, तो स्टुटगार्ट में। कहाँ पे फहराई थी, स्टुटगार्ट में। जर्मनी एक जगह है, देश है, जर्मनी जगह नहीं है, देश है। ठीक है, अभी एक जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी का स्टुटगार्ट। ठीक है, स्टुटगार्ट एक जगह है, वहीं पे ये है झंडा फहराई थी। अब जर्मनी कहाँ है, जर्मनी के बारे में वर्ल्ड मैप दिए हैं, वर्ल्ड मैप होगा तो आपको थोड़ा हम बताते चल। तो क्या है ना कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये मैप बराबर दिख नहीं रहा आपको, व्हाइट मैप, ये ब्लैंक मैप देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है ना, ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे इंग्लैंड है आपका, यहाँ पे ये जर्मनी है। ये देख रहे हैं ना आप, ये आपका जर्मनी है।
यहाँ पे आपका स्टुटगार्ट जो है यहाँ पे है, फ्रांस के बगल में, ये वाला ऐसे ऐसे करके ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस और ये हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है, यहीं पे स्टुटगार्ट है। और यहीं पे जो है 1907 में आपका अंतर्राष्ट्रीय क्या हो रहा था, कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, और उसी सम्मेलन में ये की थी। अब जर्मनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जर्मनी पे यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है, यहीं से आपका डेन्यूब नदी चलता है और आगे में जाकर के ये काला सागर, ठीक है, काला सागर में आगे जाके ये देश 10 देश से होके गुजरता है ये नदी। और यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे अल्पास है, पर्वत है, और यहीं से आपका एक राइन नदी निकलता है, ठीक है, और जो उत्तरी सागर में जाके गिरता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये बाल्टिक सागर है, सबसे कम लवणता वाला सागर है, सबसे कम लवणता वाला सागर है, ये सबसे कम लवणता वाला सागर होगा। और सबसे कम यहाँ पे जो है आपका सुनामी उनामी ज्वालामुखी भी एक भी जो यहाँ पे कुछ नहीं है, लवणता भी सबसे कम है, सबसे शांत क्या है, ये आपका सागर है। और यही कहेगा कि ये प्रायद्वीप, जिस प्रायद्वीप में जर्मनी बसा हुआ है, इस प्रायद्वीप को क्या कहेंगे, जुटलैंड प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप को क्या कहेंगे, जुटलैंड, जुटलैंड प्रायद्वीप। देखिए ये क्यों बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, यूरोप महाद्वीप को ना प्रायद्वीपियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, इसी वजह से याद रखिएगा। देखिएगा आप आगे चलिएगा, ये जुटलैंड प्रायद्वीप है, फिर इधर आइएगा बहुत ज्यादा यहाँ पे पहाड़ी बहुत ज्यादा प्रायद्वीप, यहाँ पे ऊपर में आइएगा तो कोला प्रायद्वीप है, पूरा प्रायद्वीप से भरा हुआ है। इसी वजह से क्या कहिएगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यानी प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कह सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एक नहर है, ठीक है, इस नहर को भी थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे आपका जो है एक नहर जाता है, इस बाल्टिक सागर को आपका उत्तरी सागर में जोड़ता है, ठीक है। और इस नहर का नाम है आपका बाल्टिक सागर को, बाल्टिक सागर, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, बाल्टिक सागर है और ये उत्तरी सागर है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे पहले कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताइए, ठीक है ना। ये आपका, तो ये जो नहर है, इस नहर का नाम क्या है भाई, ये आपका नहर है बाल्टिक नहर। कौन नहर है, बाल्टिक नहर, बाल्टिक, बाल्टिक नहर है। हम लोग ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, बाल्टिक, बाल्टिक सागर है, और ये उत्तरी सागर है। यहाँ पे एक कील नहर है, नहीं तो जर्मनी को पूरा ये जुटलैंड प्रायद्वीप घूम करके ये वाला एरिया आना पड़ता था। यही जर्मनी का आपका हिटलर था, जो कब 1933 चांसलर बनता है। और अभी जर्मनी का चांसलर कौन है, अब इसको कौन है, ओलाफ, 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 ओलाफ सोल्ज है, ठीक है, आप लोग जानते ही होइएगा इसका नाम, ओलाफ सोल्ज जो है अभी जर्मनी का चांसलर है। और हिटलर कब जर्मनी का चांसलर बना था, 1933 में बना था। एक जर्मनी का चांसलर थी जो एंजेला मार्केल नाम है उसका, ठीक है, अभी नहीं है, पहले थी, इससे ओलाफ सोल्ज से पहले था, ठीक है। तो जो है यूनेस्को का जो है ये शांति पुरस्कार दिया गया आपका 2023 में, ठीक है। और यूएनओ का जो है एक पुरस्कार दिया गया था उसको 2022 में, ठीक है। ये आपका शरणार्थी वाला पुरस्कार दिया गया था, ये दोनों याद रखिएगा, यूएनओ का शरणार्थी वाला, ठीक है, शरणार्थी वाला दिया गया था, शरणार्थी वाला। और इसका जो है यूनेस्को का क्या, आपको क्या कहिएगा, तो क्या कहिएगा, शांति पुरस्कार दिया गया यूनेस्को का 2023 में एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल यहाँ की क्या थी, यहाँ की चांसलर थी। अब देखिए यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, देखिए एक होता है यूनिसेफ, एक होता है यूनेस्को। तो यूनेस्को का पेरिस है और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। तो यूनेस्को का कहाँ हो जाएगा, पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। तो आप नीचे आइएगा तो अभी देखिए इतना गड़बड़ कर दिए तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, क्या कहिएगा, 1945 में कहिएगा, ठीक है। ये बात आप जानते चलिए, ठीक है ना। तो इसी का ये जो है यही वाला पुरस्कार दिया गया आपको एंजेला मार्केल को। और ये बाल्टिक सागर आपको बोले थे सबसे कम लवणता वाला है, यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भूकंप भी बहुत कम आता है, शांत रहता है। द्वीपीय का महाद्वीप भी कहते हैं किसको, यूरोप को। यहाँ पे जुटलैंड प्रायद्वीप है, ठीक है। यहीं के हिटलर थे, हिटलर के बारे में बताएंगे तो अभी आपका लोग का लंबा समय चला जाएगा, बट जान लीजिए 1933 में क्या किए थे, ये जो है जर्मन का चांसलर घोषित किए थे अपने आप, ठीक है। और 1945 में तो आप लोग को पता है ये सुसाइड कर गए थे। आप लोग जानते हैं ना कि टोटल 55 कम्युनिटी को बांटा था, ठीक है, जिसमें से सबसे अधिक जो है यहूदी जो है यहूदी धर्म के मान यातना शिविर खोले थे, और सबसे ज्यादा यातना यहूदी को ही दिया था। टोटल 55 कैटेगरी में पूरा बांटे थे हिटलर, ठीक है। तो ये सारा चीज है, आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा जानते चलिए अभी। अच्छा हाँ, जर्मनी और बताना भूल गया, जर्मनी जो है अभी हॉकी का जो है क्या जीता है आपका, जर्मनी जो है विश्व हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, जो अभी अपना भारत में हुआ था। किसको, इसको राजधानी कहाँ है, कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। बेल्जियम का राजधानी कहिएगा तो कहाँ कहिएगा, ब्रुसेल्स में, ठीक है।
को हरा करके विश्व हॉकी कप अभी जीता है जर्मनी, बहुत दिन बाद जीता है। तो ये याद रखेगा। अपना उड़ीसा में हुआ था ये खेल, अभी उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा जानते हैं ना, अपना उड़ीसा, नवीन पटनायक वाला उड़ीसा, यहाँ पे विश्व हॉकी कप हुआ था। तो हॉकी कप हुआ था और इसी में जो है किसको, बेल्जियम को हरा के जीता है। किसको, बेल्जियम को, बेल्जियम को हराया है और जर्मनी जीता है, बहुत दिन बाद जीता है। ये वाला खिताब साथ हुआ है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे जर्मनी के बारे में। तो ये मैडम भिकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये फहराई थी। अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। मैडम भिकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की क्या थी, तो सचिव थी, जानते हैं। तो ये सचिव थी, वो भी दादा भाई नौरोजी भी गुजरात के थे, आई भी प्रांत की थी, मुंबई प्रांत की थी, ठीक है। तो ये दोनों लंदन में मिलते हैं। और सुनिए, ये जो है दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन भी दादा भाई नौरोजी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना। देखिए थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में भी बता देते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं आप लोग उसको, ठीक है, ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन हो गए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पत्रिका निकाले थे, रस्त गफ्तूर, ठीक है, ये तो जानते ही आप लोग, गफ्तूर होता है, ठीक है, गफ्तूर, रस्त गफ्तूर निकाले थे। और कब निकाले थे, तो ये याद रखिएगा 1954-55 में निकाले थे, ठीक है, कहीं जगह तो मार दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी है जो है 1892 में, ठीक है, 1892 में ब्रिटिश के मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिन्सबरी से चुनाव जीते थे, कहाँ से, फिन्सबरी से। देखिए ये सब चीज पूछ लेता है, इसी वजह से आपको हम बता रहे हैं। फिन्सबरी इंग्लैंड का एक जगह है, वहीं से चुनाव जीते थे। देखिए लड़ने वाले ये नहीं थे, लड़ने वाले सबसे पहले थे सूर्यनाथ बनर्जी, आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी जो है एक ड्रेन थ्योरी दिए थे, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका 1901 में निकाले थे, ठीक है, ये पत्रिका। और इसी में जो है ड्रेन थ्योरी के बारे में, जो ड्रेन थ्योरी जानते हैं ना, ड्रेन थ्योरी को सबसे पहले इसी पत्रिका में निकाले थे, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और ये जो है 3 बार आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब कब थे, तो क्या कहिएगा, देखिए कांग्रेस का स्थापना 1985 में, तो 1986 में भी बने हैं, फिर 1993 में बने हैं, ठीक है, ये सब जानते चलिए। और आपका 18 हो जाएगा, 1900 नहीं समझिएगा, सॉरी तो माफ कीजिएगा, 1800 हो जाएगा, 1886, 1893 और आपका एगो 1906 में, ठीक है। और 1906 में सबसे पहले स्वराज की बात किया जाता है और 1917 में इसका मृत्यु हो जाता है। ये सब चीज जानते चलिएगा। और ये क्या, नरम दल के नेता थे। ये आपका किसके, दादा भाई नौरोजी के बारे में बता रहे हैं। 1985 में जब कांग्रेस का स्थापना होता है, उसके बाद जो है सक्रिय हो जाते हैं। और इसके बारे में ये, और एक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी स्थापना किए थे 1866 में, ठीक है। देखिए ये बताने चाहिएगा तो बहुत कुछ है, बताते चलेंगे तो कम पड़ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किए थे, ठीक है, 1866 में। कब, 1866 में। तो ग्रैंड ओल्ड मैन इतना जान जाइए कि ये क्या थी। सबसे पहले क्या कहिएगा कि मैडम भिकाजी कामा अपना दादा भाई नौरोजी का क्या थी, सचिव थी। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते थे। दादा भाई नौरोजी एक पत्रिका निकाले थे, रस्त गफ्तूर। कब निकाले थे, आपका क्या कहिएगा, तो 1954-55 में निकाले थे। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में किए थे। फिर उसके बाद 1892 ईस्वी में जो है फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय थे। 1901 में जो है आपका एक पत्रिका था, ठीक है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में ड्रेन थ्योरी के बारे में बात किए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे में जाइएगा तो कहिएगा कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 1986 में रहे, 1886, 1893 और 1900 इसी की अध्यक्षता में जो है कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की बात सबसे पहले 1906 कांग्रेस अधिवेशन किया गया था। ये तो थोड़ा हल्का फुल्का इसका बात हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा बताना जरूरी था, नहीं बताएंगे तो फिर कहिएगा कि छोड़ गए। तो अब देखिए वंदे मातरम यहाँ लिखा हुआ है ना, तो वंदे मातरम नामक एक पत्रिका भी निकाली थी हमारी, कौन, मैडम भिकाजी कामा। और ये क्या था, अंग्रेजी था ये। और कहाँ से निकाले था, क्या कहिएगा, पेरिस से। ये सब चीज जानते चलिए, पेरिस से निकाली थी। पेरिस कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी बताया था ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो वहीं से जो है एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम वंदे मातरम। देखिए एक वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष भी निकाले थे, ठीक है, जो साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। और इसी को खुदीराम बोस के बारे में बताया था ना, जो 11 अगस्त 1908 को जो फांसी दे दिया गया था, अप्रैल को जो घटना घटाए थे और 1 मई को पकड़ा गए थे, तो उसी को वो भी वंदे मातरम पढ़ता। तो इस वंदे मातरम वो वंदे मातरम में अंतर है। कहेगा कि मैडम भिकाजी कामा वंदे मातरम नामक पत्रिका कहाँ चलाई थी, तो क्या कहिएगा, पेरिस से निकाली थी, ठीक है। और ये भी साप्ताहिक था। जितने प्रवासी भारतीय लोग थे जो वहाँ रहते थे, उसके लिए ये पत्रिका बहुत ज्यादा काम करता था। आपको अभी हम बताए हैं ना कि वहाँ पे आपका 3-4 आदमी, लाला हरदयाल थे, उसके श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो इंडिया हाउस का स्थापना 1905 में किए,
फिर आपका क्या बोलते हैं, ये बीडी सावरकर थे, ठीक है, जो मित्र मेला 1899 में किए थे, ठीक है, आगे चल करके। तो फिर यही सारा बात है। तो ये पत्रिका लंदन में है, पेरिस फ्रांस की बात है, ठीक है। तो ये मैडम भिकाजी कामा को चलते चलिए, तो इसी का जो है आज ही के दिन निधन हुआ था। और ये निधन कहाँ हुआ था भैया, क्या कहिएगा, 13 अगस्त को, 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त। और कब हो जाएगा, 1936 को हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझते चलिए। तो 1907 को वहां पे हो गया। और 1909 में क्या की थी, ये इसके बारे में आपको बता देते हैं। 1906 में जो है ये सबसे पहले उन लोग से मुलाकात किया था। किससे, अभी जितना आदमी का आपको नाम लिए हैं, ठीक है, कि ये कौन कौन आदमी थे वहां पे, ये सारा चीज आपको याद रखना है। अब कहा है कि मैडम भिकाजी कामा किन से मिली थी, तो किन से मिली थी, क्या कहिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा से, लाला हरदयाल से मिली, बीडी सावरकर से मिली, तो क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा के, ठीक है। और 1909 से जो है वो वंदे मातरम अपना पत्रिका निकालती है फ्रांस के पेरिस से। ये थोड़ा सा समझते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए अभी बोले ना पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो बलूचिस्तान प्रांत के जो है ये बलूच पार्टी के क्या है नेता थे। तो इसी को जो है अभी हाल फिलहाल में शहबाज शरीफ क्या है प्रधानमंत्री हैं, तो उसने क्या किया है ना, अपना लोकसभा को भंग कर दिया। देखिए क्यों भंग कर दिया है, वहाँ का जो लोकसभा जो है, वहाँ का जो संविधान बनाया है वो लोग, तो उसका कुछ ऐसा सिस्टम रहा होगा। अगर कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर आपका जो है लोकसभा भंग हो जाता है, तो आपको 2 ही महीना का समय मिलता है, क्या करने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। और समय से पहले अगर आप भंग कर देते तो आपको ज्यादा समय मिलता है। तो ज्यादा समय कितना, 1 महीना ज्यादा मिलता है, 3 महीना। इसी वजह से कार्यकाल समाप्त होने से कुछ 2 दिन 3 दिन पहले ही ये क्या काम कर दिया, विधानसभा अपना लोकसभा को भंग कर दिया। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त कर दिया, इसको, ठीक है, जिसका नाम क्या रखे हैं हम, कहाँ रखे, इसका नाम चला गया भाई, अनवर उल हक है, ठीक है, अनवर उल हक काकड़ा है, ये आपका हो जाएगा ये, ठीक। बलूचिस्तान प्रांत के, पाकिस्तान में 4 प्रांत, एगो आपका बलूचिस्तान वाला है, एगो सिंध, वो पंजाब है, और एक ऊपर में आइएगा तो आपका ये पख्तूनख्वा है, ठीक है, ये वाला प्रांत है। तो ये इसी को नियुक्त किया गया। देखिए अभी पाकिस्तान में कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा, ये लोग का ऐसे भी रहता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिसेशन आने वाला है, चाइना का अलग प्रकोप है, वो लोग का राजनीति में अस्थिरता इतना है। जिस दिन इमरान खान के बारे में आप जानते होइएगा, इमरान खान अपना पार्टी बनाए थे तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है, 2016 में, आप लोग सुने होइएगा, और वो सत्ता में भी आया, उस एक केस लगा दिया है और लाहौर से उसको जो है गिरफ्तारी कर लिया है। तो कौन सा केस, अगर आपको पूछ देगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान है, उसका जो है पूर्व प्रधानमंत्री को किस केस में जो है उस पर सजा हुआ है, तो क्या कहिएगा, तोशाखाना। तोशाखाना का मतलब ये होता है जो पुरस्कार दिया जाता है ना, उसका जो राशि होता है, रकम होता है, उसको अवैध रूप से उसका गबन कर देना। तो ये आप फिर उसी में क्या है ना, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर देना, उसी तोशाखाना केस हुआ है और 5 साल का सजा हुआ है, ठीक है। 2 साल का तो उसको जेले हुआ है और 5 साल तक वो क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान इमरान खान है, ठीक है, और अभी वहाँ का प्रधानमंत्री जाएगा आपका शहबाज शरीफ हो जाएगा। और पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास होगा शायद कहीं पे, चलवाया था आरिफ अलवी। देखिए ये वहाँ का राष्ट्रपति हो जाएगा। तो बना भी किया, तो ये कहिएगा कि ये कहाँ का है, तो क्या कहिएगा, बलूच प्रांत का, सॉरी ये आपका बलूचिस्तान वाला प्रांत का है, ठीक है। शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री है, ये इमरान खान को सजा हो गया है, पूर्व प्रधानमंत्री रह गया। अब देखिए पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा हम लोग का जो मुख्य वार्ता हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, आप लोग जानते हैं, लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला में ले लीजिए कि सबसे पहले कीजिएगा क्या कि हम लोग का जो है लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, आप लोग को पता है 1965 में युद्ध हुआ था और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। कौन समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद, ठीक है। तो वहीं पे समझौता हुआ था 1966 में। और ये कौन था इस समझौता में, कौन थे, तो क्या कहिएगा, था आपका अयूब खां, और हमारे इधर से लाल बहादुर शास्त्री। और हमारा लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी रहस्यमय मृत्यु हो गया आपका 11 जनवरी 1966 को। ये बहुत दुखद बात थी, ठीक है, रहस्यमय मौत हो गया। आज तक पता नहीं चल पाया कि ये इतना बेहुदगी तरीके से, मतलब इतना गंदा काम कौन किया जो रहस्यमय मौत हो गया। आज तक पता ही नहीं चल पाया कि आखिर में हुआ क्या था। 2 आदमी हमारे इतिहास में, 2 आदमी जो भारत के लाल, नाम से लाल, और इसी को जो है लाल बहादुर शास्त्री को नन्हे भी कहा जाता था। बहुत छोटे कद के थे, ठीक है, बहुत छोटे कद के थे, और उसको जो है नन्हे कहते थे। ये ऐसे थे, इसको पास रहने के लिए घर आदमी अपना जान दे दिया। इसी ने आदमी जय जवान जय किसान का नारा लगाया। अगर एक टाइम हम भूखे रह सकते हैं तो अपना सीमा में अपना जवान को हम क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं और अपना सीमा के लिए रक्षा कर सकते हैं। 65 के युद्ध में हम लोग लाहौर तक चले गए थे, लाहौर पे कब्जा कर लिए थे। जब यहाँ पे ताशकंद में जब समझौता किया 1966 में, 10 जनवरी की बात बता रहे हैं, तो अपने घर में फ़ोन करके अपनी बेटी से बात किया कि हमने समझौता में जो है लाहौर जीता हुआ चीज़ को हमने उसको वापस कर दिया। तो वो बहुत दुख भी थे इस बात से,
कि हमने ऐसा किया तो भारत में क्या क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, और यहाँ पे यहाँ का मीडिया ने जो है फिर इधर उधर छाप भी दिया था कि मतलब भारत के लाल ने जो है लाल कर दिया, फिर इसी टाइप से मीडिया का बहुत सारा बात भी था। ठीक है, तो ये ताशकंद समझौता हुआ था किसके साथ? अयूब खान के साथ और लाल बहादुर शास्त्री के साथ। लाल बहादुर शास्त्री हम प्रधानमंत्री, फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है अपना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। फिर 1971 में जो है एक जो है लड़ाई होता है, आप लोग को पता है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, तो शिमला समझौता होता है। ठीक है, ये भी जानते चलिए, शिमला समझौता 1972 में होता है। ठीक है, ये भी 1972 में होता है। ठीक है, और इस टाइम में जो है इंदिरा गांधी और कौन वहां था? जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार याद रखिएगा, जुल्फिकार जो था, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वहां का प्रधानमंत्री था। ये दोनों के बीच एक समझौता हुआ। फिर एक समझौता और जानते चलिए, एक लाहौर समझौता हुआ था फरवरी के महीना में। ये आपका कारगिल से पहले 1999 में हुआ था, जो कश्मीर मुद्दा को सुलझाने के लिए हुआ था, और बस सेवा भी चला था। तो 3 समझौता हम लोग का के साथ हुआ है, बहुत बार पूछ देता है, तो इसी वजह से आपको बता दिया। ताशकंद समझौता 1966 कहिएगा, कौन? अयूब खान के साथ हुआ था। कौन हो जाएगा? अयूब खान। ठीक है, अयूब खान के साथ हुआ था। ठीक है, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु याद रखिएगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा यही दिए थे प्रधानमंत्री। ठीक है ना। उसके बाद एक शिमला समझौता हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी आप जानते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला फिर कौन हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी और आपका ये नवाज शरीफ हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? नवाज शरीफ। ये 3 समझौता हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान के बारे में तो बहुत कुछ है, साल्ट रेंज है, वहां के बारे में बताएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। इधर सिंधु नदी से आकर के पंच नदी है, आपको मालूम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ का बहुत सारे ये वाला पंजाब प्रांत है, ये वाला सिंध प्रांत है। इधर आपका बलूच हो जाएगा, यहाँ पे पख्तूनख्वा हो जाएगा, यहाँ पे गिलगित हम लोग का जो है ये वाला गिलगित बल्तिस्तान ले लिया है। ये वाला एरिया जो है हम लोग का ये अधिकृत कश्मीर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कीजिएगा तो बहुत सारा बात हो जाएगा। हाँ, नहीं है, बस पाकिस्तान के बारे में थोड़ा राजनीतिक चीज आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ये सारा चीज पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला चले। देखिए अगला क्या है? पुरुष के एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण फाइनल में भारत ने किस टीम को पराजित किया है? देखिए अब ये जो है संस्करण 2011 से होता है, ये बात आप जानते चलिए, 2011 से। और इस बार कहाँ पे हो रहा था? चेन्नई में हो रहा था, ये भी बात जानते चलिए। ठीक है, चेन्नई में हुआ था। चेन्नई कहाँ है भाई? तमिलनाडु का राजधानी है, ये बात आप जानते हैं। और भारत इस बार जो जीता है, कई बार भी जीता है, चौथी बार जीता है। और इस बार जो है मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? तो मनप्रीत को मिला है, भी बात जानते चलिए। ठीक है, किसको? मनप्रीत को मिला है। ठीक है, ये हॉकी टीम के कप्तान है। अब हम लोग का हॉकी टीम का जो है क्या कहिएगा कि कोच कौन है? तो कौन है? ग्रेग फुलटन है, कोई फुलटन जी है। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, फुलटन ही है। ठीक है, का नाम है ग्रेग फुलटन ही नाम है। ठीक है, देख लीजिएगा, ग्रेग फुलटन जो है ये कोच है। ठीक है, अभी जो आपका हुआ था, आपको बोले ना, जो वर्ल्ड हॉकी कप हुआ था, जर्मनी जीता था बेल्जियम का, तो उसी का वो कैप्टन ये कोच था, तो उसी को हम लोग नियुक्त किए हैं, ग्रेग फुलटन है। ठीक है, चेन्नई में हुआ था। इस बार हम लोग चौथी बार जीते हैं। और किसको हरा के जीते हैं? तो ये भी जान लीजिए, मलेशिया को हरा के जीते हैं। किसको? मलेशिया को। मलेशिया मलय प्रायद्वीप का देश है, आप लोग जानते हैं। मलय प्रायद्वीप में कौन कौन आता है? म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया नहीं जोड़ना है। मलय प्रायद्वीप बहुत बार पूछता है कि मलय प्रायद्वीप में कौन कौन आता है, तो गड़बड़ा नहीं दीजिएगा। मलय प्रायद्वीप में कौन कौन कहिएगा? आप म्यांमार कहिएगा, थाईलैंड कीजिएगा, और मलेशिया, और सिंगापुर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को उस दिन भी बताए थे, यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक क्या है? एक स्टेट है, और सिंगापुर और मलेशिया के बीच भी एक स्टेट है। दोनों स्टेट का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आप मलेशिया, यहाँ पे क्या बोले आपको? यहाँ पे क्या बोले हैं? यहाँ पे मलेशिया है और यहाँ पे सिंगापुर है, एक स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, एक जल संधि बनाया जा रहा है, बन गया है। ठीक है, वो स्टेट बताना है। और इधर इंडोनेशिया है, यानी यहाँ पे आप एशिया का कौन सा द्वीप? यहाँ पे सुंडागर था ना, तो उसी के बगल में यहाँ पे एक द्वीप है, दो द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सुमात्रा है और यहाँ पे जावा है, तो यहाँ पे जावा द्वीप के साथ ये आपका मलेशिया लगता है। और यहाँ पे जो है एक जल संधि है। ठीक है, उस जल संधि का नाम बताना है, जिसको पुर्तगाल लोग भी जीत लिया था। ठीक है, ये दोनों जल संधि आपको बताना है, नहीं बताइएगा तो हम ही बता देते हैं। ये मलक्का जल संधि है और ये जोहर स्टेट है। ठीक है, ये दोनों जानते चलिएगा। ठीक है, तो मलेशिया के बारे में आप जान गए। और इसके बारे में क्या जानिएगा? ठीक है, ये चौथी बार जो है भारत जीता है। और कब जीता है तो आप लोग देख लीजिए, 2011 में जीता है, 2016 में जीता है, 2018 में, और 2023 में। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सबको बधाई दिया है। देख रहे हैं फोटो, क्योंकि खुशी की बात है, अपना टीम अगर जीतता है। और ये चेन्नई में हुआ था। ठीक है, ये चेन्नई में चल रहा था ये मैच, है ना। तो ये क्या आपको हैं?
टूर्नामेंट में 7वां कैवा संस्करण होगा, तो क्या कहिएगा 7वां संस्करण हुआ है। देखिए संस्करण भी पूछ लेता है, याद रखिएगा कि पुरुष हॉकी एशिया कैवा संस्करण 7वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में हुआ था। इसको हराया है तो मलेशिया को हराया है, ठीक है। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। कुआलालंपुर का आपको बता दिए हैं, वहाँ पे हम मलक्का स्टेट, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अंडोमान निकोबार है, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया और यहाँ पे ग्रेट निकोबार के साथ जो है एक चैनल जुड़ता है। इस चैनल का नाम बताइए तो आप लोग इसको ग्रैंड चैनल कहते हैं, ठीक है। ये सब जानते चलिए, ये सब नहीं जानिएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, इसरो के साथ मिलकर किस संगठन ने छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023, देखिए ये इसको अभी इस वजह से जानना है कि क्योंकि अटल इनोवेशन आपको बताते हैं इसरो के साथ। इसरो के बारे में तो कल भी बताए हैं। इसरो का जो है मुख्य है कौन है, एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ जी है ना, सोमनाथ जी हैं। और ये जो है इसरो अभी क्योंकि एक विधेयक भी आया था कि सरकार के पास, और उसमें जो है प्राइवेट कंपनी को भी इसमें अब मौका मिला है। और अटल इनोवेशन के जरिए स्कूली छात्र हो या कॉलेज के छात्र हो, ठीक है, इसमें बहुत लोगों को जुड़ने का अभी मौका भी दिया जा रहा है, ठीक है। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड भी बनाया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। तो ये अभी जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा मौका है। अगर आप थोड़ा सा भी सक्षम है तो जा सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो इसरो के साथ मिलकर किस संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया है, तो क्या हो जाएगा, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग का जो है, नीति आयोग 2016 में एक अपना जो है एक प्रोग्राम लेके आया था, जिसको, ठीक है, जिसको अटल इनोवेशन प्रोग्राम कहते हैं। उसी के तहत जो है 5 क्लास से 12 क्लास के मतलब कक्षा वर्ग के जो है बच्चे जो है इसमें क्या कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेट ले सकते हैं। और कब तक, 20 सितंबर तक ये चल रहा है। 20 सितंबर तक अपना जाके नामांकन कर सकते हैं और एक अपना इनोवेशन करके वहां पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप जानते चलिए। तो किसके साथ हो जाएगा, नीति आयोग के साथ मिलकर के, यानी नीति आयोग का कौन हो जाएगा, तो अटल इनोवेशन वाला बोले हैं आपको, उसी के साथ मिलकर के ये काम करने जा रही है। और काम करके बच्चे को 5 क्लास से 12 क्लास के बच्चे जो हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और कब तक ये समय रखा गया है, 20 सितंबर तक। ये बात आपको जानते चलना है, ठीक है। नहीं जानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अटल इनोवेशन वाला कहेगा, नवाचार कहेगा तो क्या कहिएगा 2016। अब नीति आयोग आइए, नीति आयोग देखिए योजना आयोग की जगह में 2015 1 जनवरी, ये तो याद ही रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी बात आप लोग जानते चलिए, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, कौन है, सुमन बेरी है। ये सब चीज जानते चलिए। और इसके जो है सीईओ कौन, आर सुब्रमण्यम है, ठीक है, कोई सुब्रमण्यम, ठीक है, वही है। उसके बाद आपको और क्या बताएंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में बस इतना जानिए, ये जो है अभी जितना भी प्रोग्राम है, इनोवेशन है, नवाचार है, इसमें बहुत ज़्यादा एक से एक प्रोग्राम लेके आ रही है। अलग अलग अपना सूचकांक इंडेक्स भी जारी करती है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग हमारे लिए मतलब समाज में शिक्षा के लिए, स्वच्छ के लिए, एजुकेशन के लिए, के बाद बहुत सारे चीज़ों के लिए अपना सूचकांक जारी करता रहता है, ठीक है। अब ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपको बोले इसरो द्वारा ही लॉन्च किया गया था। CSIR के बारे में जानिए। CSIR का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ये भी क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो बात आपको बता, अच्छा इसका उपाध्यक्ष बताए थे ना परमेश्वरन अय्यर, बताए थे ना परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है, अय्यर जी हैं। ये बात थोड़ा सा जान जाइएगा क्योंकि बोलने में थोड़ा हो सके गड़बड़। CSIR का भी कौन होता है, CSIR का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और इसका जो पहली महिला आपका महानिदेशक जो बनी है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे लिख दी है आपको, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, इसको याद रखिएगा। CSIR का स्थापना 1942 में, कब, 1942 में, ठीक है। और इसका जो है पहली बार कोई महिला महानिदेशक बनी है जिसका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। हो सके ये पूछ सकता है, तो CSIR का स्थापना याद रखिएगा 1942। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक है ना, इंडस्ट्रियल है ना, रिसर्च होता है, यही होता है आपका, ठीक है। और DRDO का स्थापना 1958 में है। का तो अध्यक्ष जानते ही हैं, KV कामत जी हैं, ठीक है। DRDO का क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब जितने भी मिसाइल विसाइल बनता है, जितना भी देखते हैं, पृथ्वी है, नाग है, सब किसका भी ये सब DRDO के साथ ही मिलकर के काम किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 चीज आपको जान लेना है कि इसरो द्वारा जो है स्कूली छात्रों के लिए एक नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जाएगा, कि नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है। किसके साथ मिलकर के, तो क्या कहिए, नीति आयोग कहेगा कि कितने क्लास का बच्चा उसमें अपना भाग ले सकता है, तो 5 से 12 वर्ग क्लास के बच्चे
भाग ले सकते हैं। कब तक ये टाइम दे रखा है, तो 20 सितंबर तक टाइम दे रखा है। CSIR के बारे में जान गए। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। CEO कौन है, तो ये हो गए। नीति आयोग के बारे में बता दिए, परमेश्वर जो होगा। अध्यक्ष सुमन बेरी है और अध्यक्ष जो है आपको हम बता ही चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा अपराध अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए कितने पुलिसकर्मी, देखिए ये जो है पुरस्कार 2018 से दिया जाता है, ये बात आप जानते चलिए। 2018 से ये पुरस्कार दिया जाता है और इस बार जो है सबसे ज्यादा जो है ये पुरस्कार किसको दिया गया है, आप लोग ये अब मुंबई हमला जो हुआ था, ये आपका 31 दिसंबर 2008 को जो है एक संस्था जो है आपका गठन हुआ था, उस संस्था का नाम बोलिए। और इस सबसे अधिक जो है CBI को, आपका जानते हैं ना CBI को सबसे अधिक कौन है, परवीन सूद इसके चीफ है ना, परवीन सूद ही है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, परवीन सूद ही है। CBI को सबसे अधिक 12 को मिला है और इसको जो है NIA को, इसका नाम क्या है, NIA इसको जो है 15 को मिला है, तो इसको याद रखेगा। और ये जो है NIA के अध्यक्ष कौन है, NIA के कौन बने हैं, दिनकर गुप्ता बने हैं, इसको भी याद रखेगा। दिनकर गुप्ता कौन है, NIA के अध्यक्ष हैं। और CBI के अध्यक्ष कौन है, परवीन सूद है, कर्नाटक कैडर के पहले वहां के DGP थे शायद, ठीक है, तो अभी उसको परवीन सूद को CBI, तब CBI का स्थापना बोल दीजिए कब, तो क्या कहिएगा 1963 में बोल दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे रॉ का कहेगा तो क्या कहिएगा 1968 को बोल दीजिएगा, देखिए सब पूछ लेता है। और IB का कहिएगा तो 1887, ये सब चीज जानते चलिए। IB का स्थापना 1887 में, CBI का स्थापना 1963 में। CBI का प्रमुख कौन है, परवीन सूद है। CBI को कितना मिला है इस बार, गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिसकर्मियों का चयन करने के लिए पुरस्कार दिया गया, तो 12 दिया गया है, ठीक है। सबसे अधिक NIA को दिया गया। NIA का स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुआ था, जो मुंबई हमला आपका ताज में हुआ था, उसी के बाद जो है इसका स्थापना किया था। इसको सबसे 15 को मेडल दिया गया है। इसका जो है मुख्य कौन है, दिनकर गुप्ता जी है, ठीक है। तो ये कितना दिए टोटल मिला के 140 को। देखिए सबसे अधिक और सबसे कम पूछ सकता है, सबसे अधिक है NIA को, फिर CBI को, फिर UP सरकार को दिया गया, ठीक है, UP गवर्नमेंट को दिया गया। तो ये सब थोड़ा 2-3 को सीरियल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अतः हम लोग का गृह सचिव अजय भल्ला है, जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, है कि नहीं है। अभी मणिपुर मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन अपना चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, हर घर तिरंगा अभियान कब से प्रारंभ किया गया है। देखिए कब से प्रारंभ किया गया, यहाँ पे आपको कब से प्रारंभ मतलब किस कौन से महीना का तारीख हो जाएगा। देखिए कब से ये तो किया गया था, पहली बार जो है हर घर तिरंगा अभियान 2022 में मनाया गया आपका। पिछले बार जो है राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए, ठीक है, राष्ट्र भावना को है ना आगे लाने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक पहल था 2022 में किया गया था, आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। आजादी का मतलब अमृत महोत्सव हम लोग कब से मनाते हैं, 12 मार्च से, ठीक है, 12 मार्च 2021 से जो है शुरू किया था। अब इसका समापन होने वाला है, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान से, इस अभियान से समापन हो जाएगा जब वहां पे आपका कहाँ पे दिल्ली में सब जगह का मिट्टी ले जाके वहां पे पौधारोपण होगा, तो उसी से अमृत महोत्सव खत्म होगा। तो तभी के उपलक्ष्य में 2022 से शुरू किया जाता है। पिछले बार भी 13 अगस्त से शुरू किया गया था और इस बार भी 13 अगस्त से शुरू किया। इस बार 2 करोड़ झंडा कपड़ा मंत्रालय द्वारा 2 करोड़ झंडा बनवाया गया है और सब पोस्ट ऑफिस में आप लोग अपने घर में जरूर तिरंगा फहराइए। पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, वहां पे आपको कुछ पैसा लेगा और अपना घर में तिरंगा जाके लड़ाइए, ठीक है। और इस तिरंगा का थोड़ा इतिहास आपको बता देगा, बता ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा जानते। देखिए तिरंगा का इतिहास जानना इस वजह से जरूरी है क्योंकि हम लोग का ध्वज है, का पहचान है। इस तिरंगा के लिए बहुत आदमी शहीद हो गए। इस तिरंगा को आप लोग जानना ही चाहिए। नहीं जानिएगा तो सबसे, देखिए इस तिरंगा का इतिहास थोड़ा बता देते हैं। तिरंगा सबसे पहले ये जानिए कि जो तिरंगा आज हम लोग देख रहे हैं, ये तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। ये बात आप जानते चलिए। और एक तिरंगा के बारे में अभी आपको बोले हैं मैडम भिकाजी का माँ, ठीक है, जिसको भारतीय क्रांति का क्या कहते हैं, जननी कहते हैं, माता कहते हैं। वो फहराई थी कहाँ पे, स्टुटगार्ट जर्मनी में। कब फहराई थी, 1907 में फहराई थी। एक झंडा यहाँ पे आपको पता है कि एक झंडा आपका यहाँ पे भी 1929 में जो है 1929 में जो है लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और वहीं पे जो सबसे पहले स्वाधीनता दिवस रावी नदी के तट पर जो है सबसे पहले 26 जनवरी को जो है आपका 1930 को सबसे पहले झंडा फहराया गया था। ये बात जान जाइए। उससे पहले भी आप इससे पहले भी आइए थोड़ा सा, एक आदमी थे पिंगली, देखिए जितना बात निकालिएगा उतना निकलता जाएगा। पिंगली वेंकैया, ठीक है, वेंकैया जो है एक आदमी थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक जगह है काकीनाडा। कहाँ पे है, काकीनाडा, हाँ बताएं। देखिए काकीनाडा एक जगह है और यहाँ पे जो है 1923 में एक क्या है, एक जो है 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं,
आप कौन थे? मोहम्मद अली थे, ठीक है, ये भी याद करते चलिए, मोहम्मद अली थे, ठीक है। मोहम्मद अली द्वारा जो है यहाँ पे अध्यक्षता किया जाता है। और सबसे पहले वेंकी पिंगे वेंगली कहाँ है? विंगली वेंकिया द्वारा सबसे पहले, पिंगली है ना, वेंगली बोलते हैं, पिंगली वेंकिया द्वारा सबसे पहले जो है डिजाइन किया जाता है। और यहीं पे सबसे पहले काकीनाडा अधिवेशन में इसको डिजाइन किया जाता है। और इसी को तिरंगा का डिजाइनकार भी वेंगली पिंकिया को ही कहता है, इसको याद रखिएगा। 1923 कांग्रेस अधिवेशन कौन था? तो क्या कहिएगा? मोहम्मद अली था, ठीक है। और कहाँ का अधिवेशन हुआ था? काकीनाडा। तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा का गठन होता है, अंतरिम संसद बनता है 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। अंतरिम सरकार बनता है 1946 को। उसके बाद संविधान सभा का गठन होता है। क्यों होता है भाई? कैबिनेट मिशन आया था कि आइए अब युद्ध खत्म हो गया है, अब जो है वहां पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भेजा, ठीक है। और क्या बोला कि जाइए कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पे संविधान का निर्माण होना। संविधान सभा का स्थापना कब होता है? तो क्या कहिएगा? ठीक है, संविधान सभा का स्थापना होता है आपका 6 दिसंबर 1946 को, मगर पहला बैठक 9 दिसंबर को होता है, ये याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी कहेगा तो क्या कहिएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए झंडा समिति एक आता है, याद रखिएगा, झंडा समिति, झंडा समिति, ठीक है, कितना बताएं। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी बात जान चलिए। झंडा समिति बहुत बार कहीं गड़बड़ देता है, जेबी कृपलानी देता है तो नहीं मारना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले संविधान सभा का पहले अध्यक्ष जो हो गए वो कौन हो गए? वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और अस्थायी क्या कहता? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। जो हम लोग का सच्चिदानंद सिन्हा भी अपना कौन था? बिहार के थे। अलग राष्ट्र जो बंगाल से अलग होकर के बिहार प्रांत बना 1912 में, तो उसका बहुत ज्यादा योगदान था। तो ये आप जानते चलिए। ये थोड़ा सा हो गया आपका क्या? झंडा का इतिहास। अब देखिए झंडा का इतिहास में अब एक इतिहास छूटिए गया। इसमें देखते हैं गहरा नीला है, ठीक है, गहरा नीला चक्र है ना, इसमें 24 तिल्ली होता है। और इस तिल्ली का काम क्या है? विकास है, चौमुखी विकास है, ठीक है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अशोक चक्र 24 तिल्ली मतलब रुकना नहीं है। इसका कहेगा कि चक्र में जो है गहरा नीला रंग का है, उसका क्या मतलब? तो क्या कहिएगा? विकास, चौमुखी विकास, प्रगति, रुकना नहीं, जीवन, यानी जब तक जीवन है तब तक रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, ये आपका चक्र। और ये चक्र बीच में रहता है, ठीक है। ऊपर में आपका कौन सा रंग हो जाएगा? ऊपर में आपका केसरिया। केसरिया रंग का क्या होता है? बलिदान। क्या करना है? बलिदान देना है, साहस, ताकत, शौर्य, पराक्रम, ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका केसरिया रंग का। और सफेद में क्या होता है? शांति, सच्चाई, ठीक है, शांति रहना है, सच्चाई रहना है, ठीक है। और यहीं पे आपका जो है आपका ये वाला चक्र है। फिर नीचे में आइएगा, ये आपका गहरा हरा, ये हरा रंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उर्वरता, विकास। उर्वरता है ना, हम लोग का मिट्टी की उर्वरता होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो ये आपका, ये तीनों का ये आपका मीनिंग हुआ। इसको भी जानते चलिएगा। बहुत बार पूछ देता है कि कैसा केसरिया रंग क्या बताता है, तो क्या कहिएगा? बलिदान है, साहस है, शौर्य है, पराक्रम है, ये कहना है। कहेगा कि सफेद रंग क्या है, तो क्या कहिएगा? सच्चाई है ना, शांति है। यहीं पे आपको कहेगा कि चक्र क्या कहिएगा? कि क्या कहिएगा? चौमुखी विकास है, कहिएगा ना, चौमुखी विकास है, गुण है, आगे बढ़ना है, निरंतरता है, रोकना नहीं है। यहीं पे आपका फिर ये गहरा हरा रंग क्या कहता है? क्या कहिएगा? उर्वरता है, उर्वरता है ना, उर्वरता हो जाएगा, विकास हो जाएगा, है ना। विकास, जब उर्वरता आएगी तो विकास अपने आप डेवलप होगा। तो वही हर घर तिरंगा अभियान इस बार चलाया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा? 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। और ये जो है अभी आपको एक इसके जाए थोड़ा सा पॉलिटी में, एक ये आपको कोई कहेगा कि ये हम लोग के संविधान में कहाँ पे है, तो कह दीजिएगा कि आर्टिकल 19 में है, खेल खत्म है। के बाद कोई कुछ कहेगा तो फिर बोलिएगा वो 19 में ही है, ठीक है। ये लंबा फिर एक केस की बात हो जाएगी, फिर ये लंबा चला जाएगा, ठीक। तो हर घर तिरंगा अभियान ये आपको जान के चलना है। हर घर तिरंगा समझ गया। तिरंगा का थोड़ा इतिहास बता दिए मैडम भिकाजी कामा से लेके आपका आज तक, यानी पिंगली वेंकैया तक, ठीक है। पिंगली वेंकैया के बारे में जान जाइए, आंध्र प्रदेश के थे। इसी को जो है तिरंगा का डिजाइन करता है, कहता है। सबसे पहले हम लोग स्वाधीनता दिवस 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था ना, और इसी में जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, रूपरेखा इसी में तैयार किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन। और इसी लाहौर अधिवेशन का आपको इसी का परिणाम मिलता है कि आपको जो है लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से, फिर दांडी मार्च चलता है कितना तक, 6 अप्रैल तक, फिर आगे 6 अप्रैल से फिर माथे आगे में जब बात होगी तो इसके बारे में बात होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर हम लोग कल मिलते हैं नया सीरीज के साथ। कल 14 अगस्त है तो कुछ नया होगा, फिर 15 अगस्त में फिर नया ही होगा। चलिए आप सभी लोग पढ़िए, रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए, ठीक है।